नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं मुस्कान। गांव, गाय और गोबर, इसके इर्द गिर्द बनी अर्थव्यवस्था ही आज की ज्यादातर समस्याओं का उत्तर है। यह कहना है यूपी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता का। वे हिंदुस्तान समाचार द्वारा आयोजित बुंदेलखंड परिसंवाद कार्यक्रम में अपनी बात कह रहे थे। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इस अवसर पर न्यूज ग्राउंड जीरो ने यूपी गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता से बात की। तो आप यदि चाहते हैं कि जो धरती हमें मिली है, इस बुंदेलखंड की धरती हम आने वाले बच्चों को जैसे हमें मिली है, उससे अच्छी धरती हम अपने बच्चों को, नाती पोतों को देके जाना चाहते हैं, तो आपको गाय पालनी ही पड़ेगी। नहीं तो आने वाले समय में धरती जहरीली होगी, उत्पादकता समाप्त हो जाएगी। तो आप इस आने वाले समय में, हम कहते हैं सपूत और कपूत में क्या अंतर है? सपूत वो है कि उसके माता पिता ने जो दिया उससे बेहतर, उससे अच्छा बेहतर अपने बच्चों को देके जाए, वो तो है सपूत। और कपूत कौन है? कि उसके माता पिता ने जो दिया उसको विनाश करके अपने बच्चों को देके जाए, वो कपूत है। लेकिन आज धरती जहरीली हो रही, पानी का संकट बढ़ रहा है, हवा का पॉल्यूशन बढ़ रहा है और गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं। अब किसान के पास दो विकल्प है, या तो आप गांव छोड़ो, शहर की तरफ भागो, जाके मजदूरी करो, नौकरी करो और आने वाले 50 साल में भिखारी बन जाओ, या दूसरा विकल्प फिर राजा बनेगा किसान के पास कि आप गांव छोड़ो, खेत पर पहुंच जाओ और खेत पे गाय रखो, चारों तरफ किसान खेत पर। हम कहेंगे किसान, आप कहेंगे खेत पर किसान, और हम कहेंगे खेत पर, आप कहेंगे मेड़ खेत पर, और हम कहेंगे मेड़ पर, आप कहेंगे पेड़ मेड़ पर, और हम कहेंगे 33 फुट पर, आप कहेंगे फलदार पेड़ 33 फुट पर, और हम कहेंगे गौवंश, आप कहेंगे खेत पर गौवंश, और हम कहेंगे खेती गौ आधारित, आप कहेंगे जैविक खेती गौ आधारित, और खेती आधारित कुटीर उद्योग। सारी समस्याओं का समाधान आने वाले समय में भारत, जो विकसित भारत होगा, उसमें सबसे बड़ा रोल होगा, वो होगा किसान का। कोई तकनीक के आधार पर और सब चीजों के आधार पर, बड़े बड़े शहरों के आधार पर विकसित भारत नहीं होगा। जब दुनिया के लोग जहर मुक्त हवा, भोजन, पानी, शुद्ध पर्यावरण का ज्ञान विज्ञान लेने के लिए भारत का किसान दुनिया के लोगों को पढ़ाने का काम करेगा, तब दुनिया के लोगों को समझ में आ गई कि भारत की ग्रामीण ज्ञान विज्ञान परंपराएं सारे विश्व का कल्याण करने वाली हैं। तब हम फिर कहेंगे कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। तो इसको लाने में हम सब लगेंगे। बुंदेलखंड को समृद्ध, शक्तिशाली, एक पर्यावरण के अनुकूल विकास का एक ऐसा मॉडल जिसमें घर घर में उद्योग होगा। और मैं जो चीजें मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे आमंत्रित कर रहा हूँ और अंतिम निवेदन कर रहा हूँ कि दतिया रोड पे मेरे खेत पर आप आइए। हमने इस पूरा मॉडल बनाया है, 14 फुट जलस्तर हमारे खेत का ऊपर आया है, पूरा ऊसर खेत को खेती लायक बनाया है। अभी 30 जनरेटर का गोबर गैस लगाया है, जिसमें 80 लोगों को खाना बनेगा, या 5 किलोवाट का जनरेटर चलेगा। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, गाँव को आत्मनिर्भर बनाना, तो इसका समस्या का समाधान गाय से निकलेगा, पानी से निकलेगा, पेड़ों से निकलेगा। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की। देखिए, क्षिति जल पावक गगन समीर, ये पंचतत्व जो है ये सत्य हैं। सभी तरह के जीव जगत का आधार यही पंचतत्व है, और पंचतत्व को पोषण देने वाली यदि कोई प्राणी है धरती पर तो वो गाय है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है गाओ विश्वस्य मातरः, गाओ विश्वस्य मातरः। इसलिए गाय कोई केवल भारतीयों की, केवल हिंदुओं की माँ नहीं है, बल्कि समस्त जीव जगत की माँ है। और सबका जो आधार धरती है, और धरती का जो आधार है वो गाय है, क्योंकि गाय एक दिन में 5 से 7 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर देती है। उसके गौमूत्र गोबर से हम बायोगैस चला सकते हैं, चला सकते नहीं है, मतलब बायोगैस एक आवश्यक है। और उसकी जो स्लरी निकलेगी वो खेतों में जाएगी, और गोबर से 5 गुनी ज़्यादा अच्छी खाद हमारी स्लरी होती है। एक गाय या एक बैल 5 से 7 लीटर गौमूत्र देता है, वो खेत में जाएगा, और फिर जो उससे उत्पादन होगा, तो आज जो बढ़ती हुई बीमारियां, बढ़ते हुए अस्पताल, कैंसर, किडनी, नपुंसकता, इतनी जो सारी बीमारी हो रही है, इनका सबका जो आधार है वो हमारा भोजन है, हमारा शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है। खेतों में यदि हम केमिकल डालेंगे तो उससे जो उत्पादित अन्न फल सब्जियों में केमिकल आएगा, इससे बीमारियां बढ़ना बिल्कुल 100% सुनिश्चित है। दूसरा, जल का स्तर भी बिगड़ रहा है, जल का प्रदूषण हो रहा है। तो इन सबका समाधान है वो है हमारा, चलें गाँव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। जब हम खेत पर रहेंगे
खेत पे हमारा गौवंश रहेगा, उसका मूत्र गोबर मिलेगा, तो हम खेत पे रहेंगे तो हमारा अच्छा हॉर्टिकल्चर होगा, अच्छी एग्रो फॉरेस्ट्री होगी, सब्जियां होगी, दलहन तिलहन होगा और किसान समृद्ध और स्वावलंबी होगा। बच्चे पिएंगे गाय का दूध और खेती का आधार, ऊर्जा का आधार वो हमारा गौमूत्र गोबर बनेगा। और इतना ही नहीं, जो पंचगव्य है, दूध घी दही गोबर गौमूत्र, ये असाध्य से असाध्य रोगों का इलाज है। आयुर्वेद संग्रह, चरक संहिता, सुसंगता, भाव प्रकाश निघंटु सभी ग्रंथों में देसी गाय के दूध घी दही गोबर गौमूत्र का वर्णन है। और समस्त रोगों का इलाज भी हमारा पंचगव्य है। जिन रोगों का इलाज कहीं से नहीं हो रहा है, इन्हें हेरिडिटी जो है, हमारे जो वंशानुगत रोग हैं, उनका भी समाधान गाय का दूध घी दही गोबर गौमूत्र पंचगव्य है। और अंत में मैं बता रहा हूँ, जो बढ़ती हुई नपुंसकता है, उसका कारण भी, उसका समाधान गाय का दूध है। इसलिए हमारे यहाँ जब विवाह होता था तो लड़की को कन्यादान के पहले गौदान दी जाती थी। गाय जब जाती थी मायके ससुराल में, तो लड़की भी गाय का दूध पीती थी, दामाद भी दूध पीता था। इससे अच्छी संतान पैदा होती थी, भारत में वीरवान पैदा होते थे। तो यदि हमें आने वाले समय में ज्ञानवान, बुद्धिमान, वीरवान संतान पैदा करनी है, तो हमको फिर से गाँव की ओर, गाय की ओर, खेत की ओर, प्रकृति की ओर जाना ही पड़ेगा। ये हमारी आवश्यकता भी है और हमारी ये मजबूरी भी है। जो दो राज्यों की सीमा में बढ़ता है, हालांकि हम सबके सामने जो बड़ी चुनौती है, जो भी पत्रकारिता के साथी यहाँ बैठे हैं, जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा हम सबके सामने बड़ी चुनौती है। आने वाले दिनों में आप सबको उसके ऊपर सबसे ज्यादा लिखना पड़ेगा और उस तरह से चीजें करना पड़ेगा। मैं इन दिनों एक बुंदेलखंड में 300 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहा हूँ। उसी पदयात्रा से आया हूँ, तो मैं कुछ अनुभव आप सबके साथ साझा करूंगा। और उस पदयात्रा को श्री 1008 रामराजा सरकार से हमने शुरू किया है। 20 तारीख को वो जटाशंकर धाम पे समाप्त होगी। उस यात्रा के दौरान जो मैंने देखा, एक तो हमारा जो इलाका है वो, जिसको हम कहें बुंदेलखंड, इतना समृद्ध था कि हर नदी के किनारे, शायद बुंदेलखंड में जो उत्सव धर्मता थी पानी के इर्द गिर्द, मेला की जो परंपरा थी, हर गांव के बीच में जो मेला लगता था वो किसी न किसी नदी के साथ उसका संबंध होता था। धीरे धीरे ये बाजार ने उन मेलाओं का जो, जिसको कहा जाए कि उसकी उत्सव धर्मता थी, उसको बाधित करने का काम किया और लोग नदी और तालाबों से हटे गए, जिसके कारण वह विलुप्त होते जा रहे हैं। आज हम जिस इलाके में हैं, उस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है कि तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमारा खजुराहो, जहां हम बैठ के आप सबके साथ संवाद कर रहे हैं, हम जहां भी मंच पर आपके सबके सामने बात रख रहे हैं, जब भी खजुराहो की कल्पना की गई थी, उस समय खजुराहो को इस तरह से प्लान किया गया था कि यहाँ के तालाबों के बीच में मंदिर, और जो भी तालाब बनाए गए थे वो तालाब, उस समय जल संकट नहीं था। वर्षा हमारे पास में, औसत वर्षा बहुत अच्छी थी, लेकिन औसत वर्षा के साथ साथ, क्योंकि हम कर्क रेखा के पास होने के कारण सूर्य की विकिरण की किरणें इस इलाके में सबसे ज्यादा पड़ती थी, इसलिए बड़े पैमाने पे जो जलाशयों का निर्माण किया गया, वो प्राकृतिक रूप से यहाँ के तापमान को नियंत्रित करने का काम करते थे। तब तो एसी जैसी कल्पना नहीं थी, लेकिन इस तरह से उनको बनाया गया था कि उनके कारण यहाँ जो बढ़ता हुआ तापमान है इन तालाबों से, वो कहीं ना कहीं रुकेगा। धीरे धीरे समय की अलग अलग तरह की चर्चाओं के बीच में मैं ये कहना चाहूंगा कि अब जो परिस्थिति बनी, हमारी परंपरागत जल संरचनाएं लगभग किसी न किसी तरह से वो एक तरह से विलुप्त होती चली जा रही। ये झांसी, ललितपुर, टीकमगढ़ में लगभग 100 किलोमीटर चले, छतरपुर में भी लगभग 100 किलोमीटर चल रहे हैं। इस दौरान जो हमने देखा वो ये पाया कि ज्यादातर जगह में परिस्थितियां हैं कि अक्सर कर हमने मानवीय लालची स्वभाव के कारण हमने अपने तालाबों को मारा है, अपनी नदियों को मारा है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात निकल गया है, क्योंकि मैं हिंदुस्तान समाचार सेवा को इसलिए बहुत पसंद करता हूं कि आप लोग हमेशा सकारात्मक लिखने की कोशिश करते हैं। एक क्लास को अगर आप पूरे नजरिए से देखेंगे, आदरणीय खबरिया जी जो कह रहे थे, उसमें काफी चीजें उनकी मुझे बहुत पसंद आई कि दोनों तरफ से देखने की जरूरत है। कभी भी एक तरह से वायसनेस के साथ किसी चीज को देखना, हर चीज में अगर हमारा नजरिया क्या है, और आप सब, क्योंकि नजरिया जब हमारा सकारात्मक होगा, वो फिर हमें परिवर्तन की तरफ ले जाता है। तो हमने जो पाया वो हम आप सबको बता दें कि क्या था। एक जल का दर्शन था, जल का लोक विज्ञान था और जल की संस्कृति थी। इन संस्कृति के बीच में ही जो सबसे बड़ी बात थी, जो जिस तरह से हम लोग जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कल रात में मैं एक गांव में रुका था, छतरपुर का गांव है, बड़ा मलेरा से विशाखापट्टनम के बीच के रास्ते में मनकाली।
मैं उस गांव में रुका, लोगों के साथ रात में बात कर रहा था। बात करते करते लोगों ने कहा कि हमारे गांव में तो हम सब लोग जो है बिना पैसे के व्यापार करते हैं। तो मुझे थोड़ी सी ज्यादा उत्सुकता हुई कि पूछे कि बिना पैसे के व्यापार क्या होता। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको बताएं। हमने कहा क्या है? बोले हमारे यहाँ देख रहे हैं जितने महुआ के पेड़ हैं, इतना सघन जंगल है महुआ का कि एक अकेले गांव में लोग 60 से 70 लाख रुपए का महुआ बेच लेते हैं। और कभी भी हम अपनी खेती पे आश्रित नहीं है, हम पूरी तरह से आश्रित किसके ऊपर है? वो आश्रित है महुआ के ऊपर। हम गेहूं की फसल को द्वितीय मानते हैं, महुआ की फसल को पहले मानते हैं, क्योंकि उसमें हमारी कोई लागत नहीं लगती। अब आप छोटी फिर उसी के बाद में, क्योंकि यहाँ पे आदरणीय साहब बैठे, फिर लोगों ने मुझे बताने की कोशिश की कि बुंदेलखंड कभी खेती पे आश्रित नहीं था। बुंदेलखंड के 4 काम बहुत प्रमुख थे, जिसमें लघु वनोपज, पशुपालन, खेती, और खेती के बाद जो एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि हमारे यहाँ, और क्योंकि तालाब थे तो तालाब के किनारे 2 समुदाय, माफ करिएगा मैं किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि तालाब आधारित आजीविका थी। वो तालाब आधारित आजीविका के कारण जो लोग थे वो बड़े पैमाने पे, खासतौर से हमारे रखवाल समाज के लोग और कुशवाहा समाज के लोग, कि जो इस तरह से काम करते थे और जिनका पूरा सब्जी और इस तरह का व्यापार था। आज उनको धीरे धीरे हमने ये 4 चीजें जब छोड़ी, तो इससे क्या हो रहा है कि अब हम जलवायु परिवर्तन के तमाम सारे असरों में, क्योंकि हमने पूरा इलाका गेहूं में शिफ्ट कर लिया, अब हमें गेहूं के लिए पानी ज्यादा चाहिए, और जब पानी ज्यादा चाहिए तो हम तालाबों के ऊपर ज्यादा निर्भर हो गए। हम फरवरी में तालाब खाली कर देते हैं, जो हमारा तालाब हमारे जून तक पानी रहता था, जिससे हमारे स्थानीय स्तर के जल स्रोत जिंदा रहते थे, वो जल स्रोत हमारे गायब होते चले जा रहे। तो मुझे लगता है कि ये जो विकास का पूरा मॉडल है, ये विकास के मॉडल के ऊपर जिस तरह से आप सबको लिखने की, मुझे लगता है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये जो बड़ी विडंबना है, वो बड़ी विडंबना है कि यहाँ डेटा बाजार बहुत विकसित कर दिया है। हर चीज डेटा में, और हर चीज ये बात की जाती है कि इसका वैलिडेशन क्या है। अंग्रेजी में कुछ ऐसे जार्गन आ गए हैं, हर चीज में वैलिडेशन क्या। सरकार के पूरे अधिकारी से लेकर नीचे तक के जितने लोग हैं, वो दिन भर डेटा भरने में लगे रहते हैं। पहले हिंदुस्तान समाचार एजेंसी द्वारा जो बुंदेलखंड विकास और यथार्थ पर परिसंवाद आयोजित किया गया है, ये वास्तव में बहुत ही सार्थक पहल है, क्योंकि विकास की बात तो हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन वास्तव में बुंदेलखंड में यथार्थ में क्या स्थिति है, इस पर चर्चा कम ही होती है। और मैं चूँकि बुंदेलखंड की हूँ, मेरे पिताजी बुंदेलखंड प्रेमी थे, तो बुंदेली साहित्य मेरे घर में प्रारंभ से ही आता रहा है। मामूलिया, ईश्वरी और मधुकर जैसे पत्र पत्रिकाएं मैंने पढ़ी हैं, और मधुकर के अंक में ही मैंने पढ़ा कि डॉक्टर बनारसी दास चतुर्वेदी और ऊर्जा नरेश बीड़ सिंह जो ने 1940-41 में बुंदेलखंड विश्वकोश के लिए प्रयास किए, और मैंने पूरी योजना को पढ़ा ही नहीं, समझा भी, जाना भी, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जब ब्रिटेन के लोग ब्रिटानिका का इंसाइक्लोपीडिया प्रति 2 वर्ष में अपडेट कर सकते हैं, तो क्या हम अपने बुंदेलखंड का इंसाइक्लोपीडिया नहीं बना सकते? जबकि हमारा बुंदेलखंड अत्यंत समृद्ध है, समृद्ध होने के साथ साथ प्राचीन भी है। बुंदेलखंड ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर ऐसे ऐसे महामुनि रहे हैं, महर्षि अगस्त्य, महर्षि दुर्वासा, महर्षि अत्रि, महर्षि पाराशर जैसे लोग रहे हैं, वेद व्यास जैसे लोग रहे हैं हमारे बुंदेलखंड में। तो निश्चित रूप से ये धरती पावन रही होगी, और यही सोच करके संकल्प के साथ हमने बुंदेलखंड विश्वकोश तैयार करने की योजना बनाई, और ये अभियान आज से नहीं 2012 से सक्रियता के साथ चल रहा है। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है, और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना, चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर।
शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत। चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत। चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।